हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो द हिंदू न्यूज़पेपर में पहला आर्टिकल है वो हमारा आर्टिकल क्या कहता है कि जो अभी वेनेजुला और अमेरिका का क्राइसिस चल रहा है, तो उसमें अभी बताया गया कि जो भी अमेरिका वेनेजुला में कर रहा है क्या वो अनलॉफुल है या फिर लॉफुल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा सेकंड आर्टिकल है वो हम बताता है कि जो आदित्य L1 है, यानी कि अभी डिस्कस करेंगे कि आदित्य L1 क्या है, कि इसरो ने अभी क्या है इंडियन साइंटिस्ट को बुलाया है डाटा तैयार करने के लिए आदित्य L1 से रिलेटेड, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड आर्टिकल है वो हमारा है व्हाट आर द बायोमटेरियल्स एंड हाउ डू दे वर्क। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा बायो मटेरियल है वो क्या होता है, उसका क्या काम होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो फोर्थ आर्टिकल है वो हमारा है जो इंडिया की स्किल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो क्या कहता है कि अमेरिकाज वेनेजुएलियन एक्शन आर मोस्ट अनलॉफुल, यानी कि जो भी अमेरिका अभी वेनेजुएला में कर रहा है वो क्या है, अनलॉफुल है। किसके अकॉर्डिंग अनलॉफुल है? जो हमारा अभी नेशन चार्टर या यूनाइटेड नेशन चार्टर है उसके आर्टिकल 2 क्लोज 4 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि वो कहीं ना कहीं क्या है, अनलॉफुल है। जो हमारे इंटरनेशनल लॉ है, अभी डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं, जो इंटरनेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग भी क्या है, अनलॉफुल है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि जो हमारा आर्टिकल 2 क्लोज 4 है किसका, यूनाइटेड नेशन चार्टर का, उसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई देश है, अगर वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, यानी कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो ऐसी फोर्सेस, अभी थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं कि अमेरिका और वेनेजुएला में चल क्या रहा है। तो अमेरिका ने अभी क्या किया है, एक सेकेंड, अमेरिका ने अभी क्या किया है कि अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को कहां पर भेजा है, वेनेजुएला में भेजा है, टू अरेस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला एंड हिज वाइफ, उसकी वाइफ को, और जो वेनेजुएला के मादुराओ यानी कि निकोलस मादुराई वहां के प्रेसिडेंट थे, उनको अभी क्या किया है, गिरफ्तार किया है। और वहां पर अपनी फोर्सेस यानी कि ट्रूप्स को क्या कर दिया है, तैनात कर दिया है। किसने? अमेरिका ने। तो ये भी पूरा केसेस चल रहा है। अभी ये भी होता है कि ऐसे तो बहुत सारे देश है, जैसे अभी यूक्रेन और रसिया में वॉर चल रही है, तो कहीं ना कहीं रसिया है जो अपनी ट्रूप्स को वहां पर यूक्रेन में तैनात करता है। इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा कि वो भी अपने ट्रूप्स को क्या करे, किसी ना किसी देश में तैनात कर दे। तो ये बताया गया है कि ये जो अमेरिका ने किया है वेनेजुएला के साथ, क्या वो सही है या फिर गलत है। तो ये कहता है कि जो यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 2 क्लोज 4 है उसके अकॉर्डिंग कहता है कि अगर कोई ऐसा देश करता है तो वो कब करेगा, अगर वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसा काम करेगा। तो अभी क्वेश्चन उठता है कि क्या अमेरिका ने ऐसा सेल्फ डिफेंस के लिए किया है या अपने बेनिफिट के लिए किया है, ये पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो अमेरिका की तरफ से क्या आया है कि अमेरिका बोल रहा है कि ये सब कुछ जो मैंने वेनेजुएला के साथ किया है वो मैंने किसके लिए किया है, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया है। तो इसलिए ये क्या होगा, अनलॉफुल होगा, लॉफुल होगा, कि इसमें मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो पूछा गया है कि तुमने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसा क्या किया है, कि क्या वेनेजुएला आप पर कुछ ऐसा अटैक वगैरह कर रहा था या करने की कोशिश कर रहा था क्या, ऐसा। तो अमेरिका ने बोला है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बट वेनेजुएला क्या कर रहा था कि मेरे देश में ड्रग सप्लाई कर रहा था जो कहीं ना कहीं हानिकारक थे, कहीं ना कहीं वो नशे को क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। तो मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वेनेजुएला क्या कर रहा था, ड्रग सप्लाई कर रहा था उसकी कंट्री में। बट देखा गया है कि वेनेजुएला की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो अमेरिका में ड्रग सप्लाई कर रहा था, बल्कि अमेरिका में जो सबसे ज्यादा ड्रग सप्लाई किया जाता है वो कहां से किया जाता है, मैक्सिको से क्या किया जाता है, ज्यादातर ड्रग सप्लाई किया जाता है। तो यही बोला गया है कि ये एज सच नहीं है, ये अमेरिका का झूठा एक तरह से इल्जाम है जो वेनेजुएला पर लगाया है कि मैंने वेनेजुएला पर कब्जा इसलिए किया है, वहां पर ट्रूप्स इसलिए रखे हैं क्योंकि वो मेरे देश में क्या कर रहा था, ड्रग सप्लाई कर रहा था। बट अभी जो हमारी, एक मिनट, जो हमारी ये ग्राफ है इसमें सब में बताया गया है कि ऐसा सच कुछ नहीं था। एक चीज ये थी कि जो अभी वेनेजुएला है उसका कहीं ना कहीं ज्यादा क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था। किसको एक्सपोर्ट कर रहा था? ऑयल को 80% जो एक्सपोर्ट हो रहा था, क्रूड ऑयल का, जो कच्चे तेल का एक्सपोर्ट हो रहा था, वो कहां पर हो रहा था,
चाइना में हो रहा था। और साथ साथ जो वेनेजुला था उसका कहीं ना कहीं ज्यादा रिलेशन जो बन रहा था वो किसके साथ बन रहा था, रसिया के साथ। वो किसके साथ बन रहा था, रसिया के साथ उसका दिन पर दिन क्या रिलेशन बढ़ता जा रहा था। अब ये बात हमारे जो ट्रंप जी हैं उनको एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि वो जैसा कि अभी पता है कि वो कहीं ना कहीं जो भी ये टैरिफ वगैरह बढ़ा रहा है, इंडिया के ऊपर बढ़ा रहा है, चाइना के ऊपर जो भी ये टैरिफ बढ़ा रहा है, उसे डर है कि कहीं ना कहीं चाइना क्या हो जाए, नंबर 1 पर ना आ जाए। अभी फिलहाल क्या है, नंबर 1 पर यूएसए है। तो उसको कहीं ना कहीं डर है कि अगर वो हमारा जो साउथ अमेरिका है उसके साथ अगर चाइना क्या करेगा, रिलेशन बनाएगा और वहां पर क्या करेगा, चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेगा, तो उससे क्या होगा, यूएसए कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, यूएसए कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और जो हमारे जो साउथ अमेरिका है उसकी निर्भरता यानी कि उसकी डिपेंडेंस किस पर बढ़ जाएगी, हमारी उनकी चाइना पर बढ़ जाएगी। तो इसी डर के कारण उसने क्या किया है, यूएसए ने वेनेजुला पर कब्जा की, वेनेजुला पर आक्रमण किया है, एयर स्ट्राइक की है। और वो दिखाना चाहता है चाइना को और जो भी ये यूरोप कंट्री है उनको दिखाना चाहता है कि कोई भी अगर हिम्मत करता है, जो हमारा सेंट्रल अमेरिका है और जो ये लैटिन अमेरिका पूरा को पूरा है, इस पर अगर कोई कब्जा करने की कोशिश करता है या इस पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाता है, तो उसका हाल यही होगा जो वेनेजुला के साथ हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं जो चाइना और जो रसिया है उसकी एंगेजमेंट को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। वो उनकी निर्भरता को बिल्कुल ही खत्म करना चाहता है कि एज सच वो बिल्कुल भी यहां पर अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ना करे, जो वेनेजुला अभी चाइना के साथ और रसिया के साथ कर रहा था। तो इसलिए अपने स्पोर्ट में अमेरिका ने तो ये जवाब दिया है कि वो क्या कर रहा था, उसने वेनेजुला पर एयर स्ट्राइक इसलिए की है क्योंकि वो क्या कर रहा था, उसका जो ड्रग सप्लाई वो ज्यादातर कर रहा था। ये वैसे सबको पता है कि ड्रग्स जो ज्यादातर सप्लाई होता है वो कहां से सप्लाई होता है, अमेरिका से सप्लाई होता है। एक इसके अंदर जो इस आर्टिकल के अंदर इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक मोनेरॉय डॉक्ट्रिन है। अब इसमें हम देखते हैं कि मोनेरॉय डॉक्ट्रिन है क्या। तो जो मोनेरॉय डॉक्ट्रिन है, यानी कि वहां पर पहले क्या होते थे, एक ये प्रेसिडेंट थे कहाँ के, यूएसए के, जिसका नाम क्या था, जेम्स मोनेरॉय। तो उसके नाम पर रखी गई है मोनेरॉय डॉक्ट्रिन। मोनेरॉय डॉक्ट्रिन उस टाइम पे उन्होंने क्या चलाई थी, मोनेरॉय डॉक्ट्रिन चलाई थी, एक सिद्धांत चलाया था। उसका मेन काम क्या था, एक मिनट पहले इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या थी, एक यूएसए फॉरेन पॉलिसी थी जो कि अनाउंस की गई थी कब, 1823 में, यानी कि 1823 में ये जो डॉक्ट्रिन थी स्टार्ट की गई थी। किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, जेम्स मोनेरॉय के द्वारा। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका मेन काम क्या था। इस मेन जो मोनेरॉय डॉक्ट्रिन थी चलाने, सिद्धांत बनाया किस लिए था, तो इसका जो मेन काम था वो क्या था, वॉर्न करना था जो यूरोपियन पावर थी, यानी कि जो यूरोप कंट्रीज थी उनको क्या करना था, वॉर्न करना था, उन्हें एक तरह से समझाना था कि वो क्या करें, नॉट टू कॉलोनाइज और इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ कंट्रीज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जो भी हमारी नॉर्थ और साउथ अमेरिका की जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ यूरोपियन जो कंट्रीज है वो ज्यादा इंटरफियर ना करे, बिकॉज ऑफ ये सिर्फ जो डिपेंडेंस होगी वो सिर्फ अमेरिका की उसके ऊपर होगी, ना कि जो यूरोप कंट्रीज है। जैसे कि अभी इसमें चल रहा है, जो अभी हाल फिलहाल चल रहा है कि वेनेजुला के ऊपर यूरोप कंट्रीज का और साथ में किसका, चाइना का इंटरफियर हो रहा था। तो ये जो मोनेरॉय डॉक्ट्रिन थी उसका मेन मकसद यही था कि जो यूरोपियन पावर थी उसकी इंटरफियर को कम करना। तो ये चलाई गई थी किसके द्वारा, जेम्स मोनेरॉय के द्वारा 1823 में। तो इसमें बताया गया है कि इसके जो प्रिंसिपल थे वो क्या थे कि यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके इंटरफेयर को कम करना, कोई भी नई यूरोपियन कंट्री को अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में बिल्कुल भी नहीं लेकर आना है। सेकंड जो था कि जो भी यूरोपियन नेशन है उनको साउथ और नॉर्थ अमेरिका में इंटरफ्रेंस नहीं करना था। ये सारा का सारा यानी कि जो इन्फ्लुएंस उनका दिन पर दिन बढ़ता रहा था उसको क्या करना, कम करना है। तो अभी हम देखेंगे कि जो मोनेरॉय डॉक्ट्रिन है और जो डॉन रॉय यानी कि जो अभी हमारा ट्रंप है उनकी डॉक्ट्रिन मतलब दोनों का क्या है। तो ये जो हमारी मोनेरॉय डॉक्ट्रिन थी इसका मेन काम क्या करता है, तो जो भी यूरोप कंट्री थी जो कि लैटिन अमेरिका पर क्या कर रही थी, अपना डिपेंडेंस बढ़ा रही थी, तो उसको कम करने के लिए हम मोनेरॉय डॉक्ट्रिन को लेकर आए थे। अभी फिलहाल जो हमारा डॉन रॉय डॉक्ट्रिन चल रहा था ये भी सेम ऐसे ही चल रहा है कि वो क्या करना चाहता है, जो चाइना और रसिया जो भी लैटिन अमेरिका पर अपने डिपेंडेंस को बढ़ा रहे हैं कि वो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, उस चीज को कम करने के लिए, और जो यूएसए का डोमिनेंस
यानी कि वो क्या करना चाहते हैं, यूएसए डोमिनेंस इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जो हमारा लैटिन अमेरिका है उस पर सिर्फ किसका डोमिनेंस होना चाहिए, हमारा यूएसए का डोमिनेंस होना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, जो भी कंट्रोल स्ट्रेटेजिक एसेट और बॉर्डर एंड माइग्रेशन, इन सब पर क्या कर रहा है, जो ये ट्रंप है वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा हमने देखा है कि कैसे ये जो वेनेजुला के जो अमेरिका ने वेनेजुला पर अभी अटैक वगैरह किए हैं वो कैसे अनलॉफुल है। तो इसमें अभी हमने दो डॉक्ट्रिन देखे हैं, मोनरोय डॉक्ट्रिन एंड सेकंड हमने देखी है डोनरोय डॉक्ट्रिन, जो भी अभी ट्रम्प चला रहे हैं 2025 में अभी जो करना उन्होंने स्टार्ट किया है वेनेजुला के साथ। तो हमारा सेकंड आर्टिकल है आदित्य L1 पर, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है GS3 से स्पेस टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपीएससी के सिलेबस में बताया गया है कि स्पेस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बताया गया है, आर्टिकल देखते हैं पहले क्या है। इसरो कॉल्स फॉर प्रपोजल फ्रॉम इंडियन साइंटिस्ट टू एनालाइज डाटा फ्रॉम आदित्य 1। देखेंगे आदित्य L1 कब स्टार्ट किया गया था, आदित्य L1 होता क्या है। तो इसमें अभी क्या है, इसरो ने बुलाया है, जो इंडियन के साइंटिस्ट हैं उनको बुलाया है। किस लिए बुलाया है कि जो आदित्य L1 जो हमने लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था, सितंबर 2023 में, 2023 में लॉन्च किया था, उसके डाटा को एनालाइज करना। तो किसको बुलाया हमने, इंडियन साइंटिस्ट को। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आदित्य L1 है उसका मेन काम क्या था। आदित्य L1 का मेन काम है कि जो हमारा ये सन है उसकी स्टडी के लिए हमने आदित्य L1 को लॉन्च किया था। तो सबसे पहले हमने लॉन्च कब किया था, ये 6 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था। और ये कब पहुंचा था हमारे L1, कहां पर लॉन्च किया था हमने, L1 पर। अभी पूरा डिस्कस करेंगे, अभी आर्टिकल में क्या आया हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो ये हमने कहां पर, हमारा L1 पॉइंट है, वहां पर हमने ये लॉन्च किया था। और लॉन्च यहां पर कब किया था, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था। बट ये L1 पर कब पहुंचा, 6 जनवरी 2024 को। तो अभी 6 जनवरी 2026 को इसको कितने साल हुए हैं, 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके लिए ये आर्टिकल आया हुआ है। तो आदित्य L1 का मेन काम क्या था कि जो सन है उसकी स्टडी को देखना कि वहां पर कैसे टेम्परेचर है, क्या पूरा प्रोसेस है। तो अभी जो न्यूज़पेपर में आया है कि हमने जो इसमें डाटा रिलीज हुआ है वो कितना है, 23 DB डाटा अभी पब्लिक हुआ है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका पूरा का पूरा ये हम आदित्य L1 देखेंगे क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो आदित्य L1 ये पूरा का पूरा है, तो ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आदित्य L1 है क्या। तो आदित्य L1 इज द फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन टू स्टडी द सन। इसका मेन काम क्या है कि जो सन है यानी कि जो सूरज है उसकी स्टडी करना, कि सूरज कैसे वहां पर कैसे टेम्परेचर होता है, उसका पूरा का पूरा हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ये जो हमने देखा कि अभी कि कब लॉन्च किया गया था, 2 सितंबर 2023 को ये लॉन्च किया था। बट ये L1 पर कब पहुंचा, 125 दिन के बाद ये L1 पॉइंट पर पहुंचा, जो कि 6 जनवरी 2024 को पहुंचा था। और इसके अंदर हमने तो 125 दिन के बाद पहुंचा था। अभी इसको 2 साल कंप्लीट हुए हैं। क्या ये पहला ऐसा है जो हमें अभी मिशन लॉन्च किया है, आदित्य L1 पहला है? तो ऐसा नहीं है, ये सेकंड है। आदित्य L1 जो पहला था वो हमारा कौन सा था, एस्ट्रोसैट था, जो कि हमने 2015 में लॉन्च किया था। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो आदित्य L1 है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और कहां पर लॉन्च किया गया है, ये आदित्य L1 यानी कि L1 पॉइंट पर ये लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, PSLV C57 के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो अब इसमें हम देखेंगे, जो हम बार बार देख रहे हैं कि L1 क्या है, L1 क्या है। तो हम देखते हैं, एक सेकेंड, L1, तो L1 का मतलब है लैंग्रेज पॉइंट है। तो इसमें हम एक सेकेंड, तो हम देखते हैं कि टोटल कितने लैंग्वेज पॉइंट है। तो टोटल हम देखते हैं कि 5 लैंग्वेज पॉइंट है, L1, L2, L3, L4 एंड L5। तो जो L1 है वो किस किस के बीच में है, एक सेकेंड, L1 जो हमारा है वो हमारा पृथ्वी और सन के बीच में एक पॉइंट है। तो हमने यहीं पर किसको लॉन्च किया है, यहीं पर हमने किसको लॉन्च किया है, आदित्य L1 को हमने लॉन्च किया है। किस लिए, सन की स्टडी करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं पूरा का पूरा कि L1 है क्या। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो आदित्य L1 इज द फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है, ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि 125 दिन के बाद ये कहां पर पहुंचा था, L1
उस पर L1 पॉइंट पर पहुंचा था। तो इसके अंदर हम देखते हैं पेलोड। पेलोड का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो हमने आदित्य L1 के अंदर जितने भी पेलोड यूज किए हैं वो सारा का सारा है जो कि हमारे स्पेसक्राफ्ट को कैरी करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसके अंदर हमने कितने पेलोड को यूज किया है, वो है हमारे 7 पेलोड। तो फर्स्ट है VELC, सेकेंड है SUIT, एंड थर्ड इज द सोलेक्स, एंड फोर्थ इज द हेल 1OS, and fifth is the Aspex, and sixth is the Papa, and seventh is the Mag। तो ये हमने 7 पेलोड को जो कि आदित्य L1 में यूज किया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो आदित्य L1 है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। जो आदित्य L1 का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है कि जो सोलर कोरोना है यानी कि जो सूरज के अंदर कोरोना है, हम अभी देखेंगे उसके पार्ट कौन कौन से हैं। जो सोलर कोरोना है उसका पूरा का पूरा हमें क्या करना है, देखना है कि उसके अंदर कैसे क्या प्रोसेस होता है। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है आदित्य L1 का वो क्या है कि जो सन की डीपर अंडरस्टैंडिंग करना है कि कैसे क्या हीट होती है, क्या उसमें रेडिएशन होता है, पार्टिकल कैसे फ्लो करते हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये पूरा का पूरा हमें क्या करना है, हमें समझना है कि क्या कैसे सन के अंदर होता है। तो ये आदित्य L1 का हमें काम करना है। तो हमने देखे इसमें लैंग्वेज पॉइंट कितने हैं, 5 लैंग्वेज पॉइंट है जो कि अभी हमने आदित्य L1 को कहाँ पर लॉन्च किया है, वो किया है L1 पर। तो देखते हैं लैंग्वेज पॉइंट। तो अभी क्वेश्चन उठता है कि जो हमारा आदित्य L1 है उसको हमने L1 पर ही क्यों लॉन्च किया है, L2, L3, L4 पर क्यों नहीं लॉन्च किया है। तो L1 पर लॉन्च करने का मेन मतलब था कि यहाँ पर जो ग्रेविटी होती है, अगर हम थोड़ा सा इधर भी लॉन्च करते तो ग्रेविटी का मीन्स क्या होता है कि जो पृथ्वी है वो सभी चीजों को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो L1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ग्रेविटी सन और अर्थ की क्या होती है, बैलेंस होती है वहां पर। यानी कि जो भी हम ये मिशन लॉन्च कर रहे हैं वो अगर हम पृथ्वी की तरफ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे ग्रेविटी की वजह से। तो इसकी वजह से हमने कहां पर लॉन्च किया है, L1 पॉइंट पर ही लॉन्च किया है। तो अभी इसमें बताया गया है कि लैंग्वेज पॉइंट क्या है। लैंग्वेज पॉइंट का मतलब क्या होता है कि सच ए सन एंड अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है दोनों के बीच में वो क्या है, बैलेंस ईच अदर, दोनों को क्या करती है, बैलेंस करती है। तो अभी हम इसमें देखते हैं पूरा का पूरा एक गो थ्रू करते हैं कि क्या है। तो ये जो आदित्य L1 मिशन है वो कब हमने लॉन्च किया था, वो लॉन्च किया था 2 सितंबर 2023 को। बट जो L1 पॉइंट पर है यानी कि L1 जो हमें जहां पर लॉन्च करना था वो कब पहुंचा था, 6 जनवरी 2024 में पहुंचा था। मेन कहां पर लॉन्च किया है, L1 पर लॉन्च किया है। तो इसका जो टाइम ऑफ रीच है यानी कि वो कितना है, 4 मंथ में रीच हुआ था। और मिशन लाइफ कितनी है इसकी, 5 साल की है। तो इसके अंदर जो हमने देखे हैं कि पेलोड कितने यूज किए थे, लॉन्च व्हीकल कौन सा है, PSLV C57 है। ये पूरे के पूरे हमने देख लिए हैं कि कितने इसके अंदर पेलोड यूज किए गए थे, वो कितने 7 इसके अंदर पेलोड यूज किए गए थे। तो ये पूरा का पूरा हमने देखा है कि आदित्य L1 क्या है। ये पूरा का पूरा जो हमारा है सन है, तो सन के अंदर हमारा क्या है, कोर है, और ये साथ में क्या है, ये कोरिना है जो कि इनर इसकी बाहर की परत होती है। तो ये पूरा का पूरा हमने देखा है कि कैसे आदित्य L1 है जिसको अभी 6 जनवरी 2026 में 2 साल पूरे हुए हैं। तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट है, एक सेकेंड, जो अभी एक डेफिनेशन है जो इसमें अभी मेन था कि अभी जो वहाँ के इसरो ने किसको बुलाया है, वहाँ के साइंटिस्ट को, जो इंडियन के साइंटिस्ट हैं उनको अभी बुलाया है। किस लिए बुलाया है कि वो डाटा तैयार करे, जो हमारा कौन है, डाटा किसका डाटा तैयार करना है हमें, आदित्य L1 का। तो इसमें जो एक मेन जो है जो वर्ड है वो क्या है, अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी इसका मतलब क्या है, अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि इंडियन साइंटिस्ट को बुलाना टू प्रिपेयर द डाटा ऑफ द आदित्य L1, यानी कि हमें जो आदित्य L1 है उसके डाटा को प्रिपेयर करना, उसी को क्या बताया गया है, अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा आर्टिकल था ये कंप्लीट हुआ। तो अब हम देखेंगे थर्ड आर्टिकल जो कि किसके ऊपर है, बायोमटेरियल के ऊपर। तो इसमें देखते हैं हम बायोमटेरियल के ऊपर क्या है पूरा का पूरा आर्टिकल। एक सेकेंड, बायोमटेरियल, व्हाट आर बायोमटेरियल एंड हाउ डू दे वर्क। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोमटेरियल क्या होता है, हाउ डू दे वर्क, ये कैसे काम करते हैं। तो हाउ कैन, इसमें बताया गया हाउ कैन इंडिजीनियस बायोमटेरियल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन। एक तो मेन हमारा जो बायोमटेरियल का काम क्या है, बायोमटेरियल का मतलब है कि हम इंडिजीनियस यानी कि अपने इंडिया में ही बायोमटेरियल को बनाएंगे, जिससे क्या होगा, जो हम इंपोर्ट करते हैं फॉसिल बेस्ड यानी कि जो भी हम पॉलिथीन वगैरह जो भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसकी डिपेंडेंस कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पूरा का पूरा हम देखते हैं
क्या है, बायो मटेरियल के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि मटेरियल फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज और प्रोसेस डिजाइन इंटरेक्ट सेफली बाय बायोलॉजिकल सिस्टम। यानी कि बायो मटेरियल का मतलब है कि जो भी हमें पेड़ पौधों से, जो भी हमारे एनवायरनमेंट से हमें क्या मिलते हैं, मटेरियल मिलता है, उसी से हम क्या करते हैं, बायो मटेरियल कहते हैं। तो बायो प्रोडक्ट आर फ्यूल्स मटेरियल एंड केमिकल डिराइव्ड फ्रॉम रिन्यूएबल बायोमास, जो कि हमें कहां से मिलते हैं, रिन्यूएबल बायोमास, जो कि क्या होते हैं, हमारे एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं। क्रॉप्स, ट्रीज, एल्गाई एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, जो कि हमें कहां से मिलते हैं, क्रॉप से मिलते हैं, ट्रीज से मिलते हैं, और जो एग्रीकल्चर वेस्ट यानी कि जो भी एग्रीकल्चर में जो भी वेस्ट होता है वो हमें मिलता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो मटेरियल मिलते हैं। अब देखते हैं कि इसका काम क्या है। इसका काम, जो बायो मटेरियल हम जो भी प्रिपेयर करते हैं, तो उसका मतलब, उसका मेन काम क्या है कि पैकेजिंग, टेक्सटाइल्स यानी कि हम जो कपड़े वगैरह बनाते हैं उसके लिए यूज, कंस्ट्रक्शन में हम यूज करते हैं, मेडिकल इम्प्लांट्स में, और ड्रग्स डिलीवरी में, यानी कि हम इससे दवाई वगैरह भी बना सकते हैं। तो हम ये काम करते हैं किसका, बायो मटेरियल्स का। अब देखते हैं कि ये कैसे हम इनको बना सकते हैं। तो हम बना सकते हैं फर्मेंटेशन से, प्रोलाइसिस से, एंजाइमेटिक कन्वर्जेशन और केमिकल सिंथेसिस से भी हम इनका क्या कर सकते हैं, इनके द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कि बायो मटेरियल अगर हम यूज में ले आएंगे तो इसका मेन काम क्या है। तो इसका जो बायो मटेरियल का मतलब क्या है कि जो हम फॉसिल फ्यूल्स, जो भी हम इनके ऊपर डिपेंडेंस है, तो उनको हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, यानी कि कम कर देंगे, और हेल्प मिटिगेट एयर पोल्यूशन, जो भी एयर पोल्यूशन हो रहा है, जो भी जैसे भी पोल्यूशन होते हैं उनको कहीं ना कहीं क्या करेंगे, हम कम करते हैं। जैसे कि अभी हम पॉलिथीन यूज कर रहे हैं, तो हम ऐसा कोई ट्रीज का या ऐसा कोई हम उससे यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पॉलिथीन कम होगा। पॉलिथीन पता है कि जैसे अगर कोई प्लास्टिक वेस्ट होता है, तो इस प्लास्टिक को क्या करने के लिए, खत्म होने के लिए कईयों वर्ष लग जाते हैं कि बिल्कुल ही हमारे जो मिट्टी में बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो इसको प्लास्टिक को गलने के लिए बहुत साल लगते हैं। तो अगर हम ट्रीज वगैरह या फिर हम ऐसा कोई जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली होगा, अगर उसको हम डिकम्पोज करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक से जल्दी ही डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये हमारा पहला सिग्निफिकेंस था। और सेकेंडली हमारा जो सिग्निफिकेंस है बायो मटेरियल का, वो क्या है, प्रमोट करना किसको, क्लाइमेट को, क्लाइमेट रेजिलेंट डेवलपमेंट थ्रू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। यानी कि हम अगर हम कोई भी एनवायरमेंटली चीजों को यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे एनवायरमेंट को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, कि जिससे हम उन चीजों का यूज कर सकते हैं। यानी कि हम क्या होंगे, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को हम कहीं ना कहीं प्रमोट करेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या था, बायो मटेरियल था। और इसमें एक चीज ये बताई गई है कि इंडिया भी कहीं ना कहीं इसमें क्या कर रहा है, अपना योगदान दे रहा है कि वो क्या कर सके, कहीं बायो मटेरियल को क्या कर सके, बढ़ावा दे सकता है। लास्ट आर्टिकल है रीथिंकिंग इंडिया स्किलिंग आउटकम्स। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक बार हमें जो भी इंडिया में स्किल वगैरह है उसको एक बार रीथिंक, दोबारा हमें सोचना चाहिए। स्किल वगैरह क्या होता है कि जैसे कि अभी हमें किसी कंपनी में क्या करना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो जॉब के अप्लाई करने के लिए वहां पर कहीं ना कहीं हमारे कुछ ना कुछ रूल वगैरह होते हैं कि आपको एक कंप्यूटर आना चाहिए, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, आपको ये स्किल का पता होना चाहिए, आपको इस स्किल का पता होना चाहिए। तो ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं भी हम अगर जॉब के लिए जाए, तो हमारे पास क्या मांगते हैं, स्किल मांगते हैं, जो कि अभी इंडिया में देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कम हो रहा है। बिकॉज ऑफ क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही स्किल पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर हम देखें तो स्कूल के अंदर कहाँ पर हमें सिर्फ पढ़ाया जा रहा है कि आप पढ़िए। कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर भी हमें क्या किया जा रहा है, सिर्फ पढ़ाया जा रहा है कि हमें, हाँ आपको ये एग्जाम देना है तो इसके लिए प्रिपेयर करिए, आपको ये एग्जाम देना है तो इसके लिए प्रिपेयर। तो बच्चा भी उसी तरह उसी एग्जाम में लग जाता है। तो इसमें बताया गया है कि इसमें एक पॉइंट दिया गया है कि अगर आप स्टार्टिंग से ही आफ्टर 12th या 12th में ही अगर आप बच्चों की स्किल पर जोर दें, तो उन्हें आफ्टर एजुकेशन या जॉब लगने से पहले, कहीं किसी कंपनी में अप्लाई करने से पहले उस स्किल को ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। अगर हम स्कूल में ही या कॉलेज में ही क्या कर देंगे, उन बच्चों की स्किल पर काम करेंगे, तो बच्चे को भी कहीं ना कहीं रहेगा कि मुझे ये स्किल आती है, तो मैं अगर मैं गवर्नमेंट एग्जाम नहीं क्लियर कर पाता या मुझे ये स्किल का पता है, तो मैं इस कंपनी में या खुद का ऐसा कुछ काम मैं स्टार्ट कर सकता हूं। तो इसलिए बताया गया है कि इंडिया को कहीं ना कहीं रिथिंक करना चाहिए कि जो इंडिया में स्किलिंग वगैरह है उस पर क्या करें, जोर दे, कि बच्चे को 12th में या 12th से पहले या आफ्टर ये कॉलेज में उनकी स्किल पर काम करना चाहिए। तो अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक स्कीम इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा स्टार्ट की गई है। एक क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि कब स्टार्ट की गई थी, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था।
एक सेकेंड। तो इसके अंदर किस मिनिस्ट्री के अंदर इसे लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसका मेन काम क्या था कि शॉर्ट टर्म में क्या करना, बच्चों को जो भी एम्प्लॉय बनना चाहते हैं या फिर रोजगार लेना चाहते हैं, उनको शॉर्ट टर्म में क्या देना, एक स्किल प्रोवाइड करना, एक ट्रेनिंग वगैरह देना। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और जो फोर्थ है, इसका टारगेट किसको मिलना था? टारगेट हमारे यूथ को मिलना था, जो कि अभी कंपनीज वगैरह में या फिर कहीं पर भी अपने काम के लिए अपना खुद का काम करना चाहते हैं, तो उसको क्या करना, ट्रेनिंग करना और उनको स्किल देना। तो इसका अनएम्प्लॉयड यूथ एंड स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट, यानी कि जो स्कूल के बच्चे होंगे, कॉलेज के जो ड्रॉप आउट बच्चे होंगे, उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। यहाँ इसका मेन मोटिव था किसका? कौशल विकास योजना का। अभी जो हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 चला है, उसका जो उसमें जो खर्चा वगैरह होगा, पूरा का पूरा खर्चा वगैरह कौन करेगा? सेंटर करेगा। तो अभी इसमें एक स्कीम का नाम आया है, क्या? सेक्टर स्कीम। सेक्टर स्कीम, इसमें दो स्कीम होती हैं, एक सेंटर सेक्टर स्कीम होती है, एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम होती है। सेंटर सेक्टर स्कीम में क्या होता है कि इसमें पूरा का पूरा खर्चा है जो सेंटर करेगी। कोई भी स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री विकास योजना है, इसका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसका मेन क्या है कि इस पर जितना भी खर्चा हो वो सारा का सारा कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करेगी। एक होती है हमारी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम, उसमें क्या होता है कि रूल है 60 to 40 का, यानी कि 60% है जो खर्चा वो सेंटर सरकार करेगी और 40% अगर खर्चा है तो वो कौन करेगी? हमारी स्टेट सरकार करेगी। तो ये हमारी जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ये कौन सी स्कीम के अंदर आता है? सेंटर सेक्टर स्कीम के अंदर, सेंटर सेक्टर स्कीम के अंदर आता है। तो इसमें बताया गया है कि इसका जो मेन काम है वो क्या करना है, जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है, जो भी यूथ है हमारा, जो कि स्कूल कॉलेज से ड्रॉप आउट है या जो सच में स्किल लेना चाहता है जिसे कोई कंपनी में, तो वहां क्या कर सकता है, वो उस स्कीम के अंदर क्या कर सकता है? स्किल सीख सकता है। अभी आता है कि क्या स्किल सीखने के बाद हमें कोई जॉब वगैरह मिल जाती है या नहीं। तो अभी अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल है। अभी कोई बच्चा है, जैसे कि अब वो एक कंपनी में क्या गया है, आपने क्या करना है, उसमें जॉब लेने के लिए गया है, बट उस कंपनी ने क्या बोला कि मुझे तुझे ये स्किल का पता होना चाहिए। बट वो बच्चा फिर दोबारा क्या करता है कि उस स्किल को कहीं ना कहीं दोबारा लेने के लिए वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में उस स्किल को सीखने के लिए जाता है, ट्रेनिंग के लिए जाता है। जैसे ही वो वापस उस स्किल के लिए आता है, 1 साल बाद या 2 साल बाद उस स्किल को सीख के वापस उस कंपनी में किसी और कंपनी में भी जाता है, तो उस कंपनी की जो एम है वो फिर चेंज हो जाता है कि मुझे ये स्किल नहीं, मुझे ये स्किल का पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि ये अभी रोजगार में स्किल का भी इतना योगदान है। तो यही बताया गया है कि अगर स्कूल में 12th या फिर कॉलेज में ही अगर स्किल पर जोर दिया जाता है, पढ़ाई के साथ साथ अगर स्किल पर भी जोर दिया जाएगा, तो बच्चों को इतनी ज्यादा हानि नहीं होगी कि वो बाद में किसी जॉब के लिए कॉलेज के बाद या फिर किसी चीज के लिए बार बार क्या करें, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाके स्किल को सीखे। तो यही बताया गया है कि हमें दोबारा हमारी जो इंडियाज की स्किलिंग है उस पर दोबारा सोचना चाहिए कि क्या हम जो यूथ के लिए स्किल वगैरह कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। तो आज की इतने ही आर्टिकल थे द हिंदू न्यूज़पेपर में ही। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू।